जय हिंद हमारे प्यारे प्यारे बच्चे। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे, क्योंकि इससे आगे क्लास में पिछले क्लास का लोग वीडियो नहीं देखे होंगे तो हमारे मेंटेन सेवा जाकर देख लीजिए। आज जो है इस क्लास में हम लोग बात करेंगे लैंगिक जनन, क्योंकि इससे पिछले क्लास में हमने बात कर चुके थे अलैंगिक जनन है क्या। उसमें क्या होता है कि नर और मादा दोनों एक ही शरीर में होते हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे लैंगिक जनन। क्या देखेंगे? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है? सबसे बड़ा क्वेश्चन कि लैंगिक जनन क्या होता है, क्योंकि किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए उसके ऊपर यह अति समझदार होना चाहिए कि क्या होता है। इसमें क्या देखिए, नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं। लिख लेंगे हम लोग, दोनों अलग अलग होते हैं। इसमें हम लोग पहला पॉइंट देख ले कि लैंगिक जनन उसे कहते हैं जिसमें नर और मादा अलग होंगे और दोनों का मिलना आवश्यक होगा तो ही लैंगिक जनन होगा, इसके अलावा नहीं हो सकता है। लैंगिक जनन इसमें क्या है कि इसमें नर, दूसरा पॉइंट लिख लेंगे, नर और मादा का मिलना आवश्यक है तो ही उससे हम लोग लैंगिक जनन कर सकते हैं। जहां नर और मादा नहीं मिलेंगे तो निषेचन की कोई भी क्रिया नहीं हो सकती है। निषेचन क्रिया वही होंगे जहां नर और मादा दोनों का आपस में मिलन होगा या उसकी आवश्यकता होगी तो ही हम उसे कर सकते हैं लैंगिक जनन। याद कीजिए, इससे पिछले क्लास में हमने पढ़ाए थे कि अलैंगिक जनन 3 प्रकार के होते हैं, उसका पूरा डिफिनेशन बता दिए थे। इसी प्रकार से लैंगिक जनन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा हम लोग देखते हैं। लैंगिक जनन 2 प्रकार कहने का मतलब हम लोग कह सकते हैं, एक नर जनन तंत्र हो जाता है, एक नर का हो गया, एक हो गया मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र कह सकते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन सा नर जनन तंत्र होते हैं, कौन कौन सा मादा जनन तंत्र होते हैं, उसको हम लोग अच्छी तरह से हम लोग देख लेते हैं। अब नर जनन तंत्र में कुछ मुख्य अंग है जो कि नर को निषेचन करने की क्रिया में भाग ले सकती है। अब कौन कौन से हम लोग यहाँ पर देखते हैं। चलिए हम लोग अभी समझे किसी नर लैंगिक जनन क्या है, लेकिन उससे हम लोग अपनी भाषा में लिखे या पूछ लिया कि लैंगिक जनन की परिभाषा क्या है, तो देखिए क्या कैसे लिखेंगे। इस प्रकार के जनन में नर युग्मक, क्या बोला ध्यान सुनिएगा, नर युग्मक तथा मादा युग्मक का मिलना आवश्यक है। जैसे हमने समझा वैसे हम लिखेंगे, जिसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। उसके बाद जो है हमने उसमें लिखे थे अलैंगिक, इसमें वैसे ही प्रकार होगा। लैंगिक जनन 2 प्रकार के होते हैं, उसका हम लोग पॉइंट लिखेंगे। लैंगिक जनन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला जो हो गया, पहला हो गया नर जनन तंत्र और दूसरा हो गया मादा जनन तंत्र। यह 2 प्रकार के होते हैं। लेकिन नर जनन तंत्र किससे कहते हैं, जब उसको हम बात समझ ले तो यहां पर लिख देंगे नर जनन का वह भाग जो निषेचन की क्रिया में भाग लेती है। क्या लिखिए, ध्यान सुनिएगा। चलिए हम लोग देख लिए कि लैंगिक जनन 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया नर जनन, दूसरा हो गया मादा जनन। लेकिन आप लोग समझते हैं कि नर जनन किसे कहते हैं, आप लोग मन में सवाल आता होगा। ये हम लोग चिंता मत कीजिए, इसका जवाब तुरंत हम लोग देंगे। कैसे? देखिए, नर जनन उसे कहते हैं कि नर का वह शरीर, और लिख कर देखिए, आप लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, नर का वह शरीर, नर का वह शरीर या नर का वह शरीर का भाग जो जनन की क्रिया में भाग लेती है। ध्यान से परिभाषा डिफिनेशन समझने की कोशिश की है कि नर जनन तंत्र है क्या। नर का वह शरीर का भाग, माने जो नर का शरीर है, जो उसकी भाग है,
जनन की क्रिया जो भाग लेती है उसमें कहते हैं नर जनन तंत्र। अब कौन कौन सा हो गया, तो सबसे पहले इसमें आता है प्राथमिक अंग कहते हैं नर का, जो कि वृषण हो गया। वृषण हो गया, पहला हो गया वृषण, जिसे हम टेस्टिस कहते हैं। वृषण को क्या कहते हैं, टेस्टिस, इंग्लिश में टेस्टिस हो गया। अब दूसरा मेन इंपॉर्टेंट बात है शुक्रवाहिका। क्या हो गया, शुक्रवाहिका, जो कि वृषण की बात कर ले तो वृषण मानव के शरीर के अंदर, मानव कहने का मतलब है जो नर है उनके शरीर के अंदर 2 होते, वृषण की संख्या 2 होते। कितने होते, 2 या 2 वृषण की संख्या हो गया। अब जो वृषण संख्या, जो वृषण के ऊपर जो नस गया है उसे हम लोग कहते हैं शुक्रवाहिका। क्या कहते हैं, शुक्रवाहिका, जो ऊपर से क्या है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वेस डिफेंस। याद रहे इंग्लिश और हिंदी दोनों एक साथ पढ़िएगा तो आपको कंफ्यूजन होने में कोई दिक्कत नहीं है। हमने समझ लिया कि वृषण नर के शरीर में 2 संख्या होते हैं, 2 संख्या पाए जाते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है, 2 लिख दे, 2 संख्या हो गया। ठीक है, इतना समझ लिया कि इसकी भैया मान लेते हैं इसकी संख्या 2 हो गया। लेकिन वृषण का चित्र देख लीजिएगा, नीचे 2 होगा, इसके ऊपर जो नस निकला होता है उसे हम कहते हैं शुक्रवाहिका। इसी मार्ग के द्वारा हमारे शरीर में स्पर्म यानी शुक्राणु का निर्माण होता है और प्रवेश हो ही जाता है, जो कि नर के शरीर से बाहर जाता है। लेकिन इसको अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ने के लिए आपको पढ़ना होगा चैप्टर 3 में। चैप्टर 1 में सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज पर दिया हुआ है, जिसे आप उतना ही समझिए जितने से दरकार है। लेकिन इसको डिटेल में समझने के लिए आपको चैप्टर 3, जो कि मानव जनन है, मानव जनन, उसमें आपको समझना पड़ेगा क्या क्या वृषण है या नर में और भी कुछ ग्रंथियां है, हार्मोन है, क्या क्या इसको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अभी यहां बात कर ले वृषण की, तो वृषण में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होता है। टेस्टोस्टेरोन ये हार्मोन है, इस हार्मोन का निर्माण होता है जिससे लड़कों में दाढ़ी का बढ़ना, आवाज भारी होना, ये सब लक्षण पाया जाता है, जिसे हम सब कह सकते हैं गौण लक्षण। और जो हमारे कंठ जो यहाँ निकल जाते हैं वो सब इसके कारण ही होते हैं, हार्मोन चेंज के बाद। लेकिन मन में आप लोग ये सोचे ऐसा हार्मोन चेंज होता है कब, या जो किशोर अवस्था के बाद ही होता है, चाहे नर हो चाहे मादा हो, दोनों में हार्मोन चेंज किशोर अवस्था। अब किशोर अवस्था किसे कहते हैं, कितने वर्ष में होता है ये भी देख लेते हैं। किशोर अवस्था, किशोर अवस्था, चलो किशोर अवस्था जो कि 11 से 14 वर्ष की उम्र यह आरंभ हो जाता है। 11 से 14 वर्ष की उम्र में ये प्रारंभ हो जाता है, या इसके कारण या इसके अंतर्गत आप जो कह सकते हैं कि इससे जितने भी हार्मोन चेंज हो रहे हैं या हमारे व्यवहारिक चेंज हो रहे सब इसी कारण हो रहे हैं। पुरुष ने बताया टेस्टोस्टेरोन। अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, मादा जनन तंत्र क्या है। चलो अभी तो हम नर जनन तंत्र की बात कर लिए, लेकिन और एक भाग छूट गया है जो है मादा जनन तंत्र। क्या है देखिए, हम यहां पर लिख देते हैं मादा जनन तंत्र, या हम लोग ऐसे। चलो दूसरा जो है इसको कहते हैं मादा, क्या कहते हैं, मादा जनन तंत्र, या हम लोग इसको हम लोग अंग भी कह सकते हैं, तंत्र को हम लोग अंग कहते हैं, या इसका दूसरा नाम अपनी भाषा बोल लेते स्त्री जनन तंत्र भी कह सकते हैं। जनन तंत्र या अंग कहिए, कोई बात नहीं, दोनों का मतलब एक ही है। आप जनन लिखिए, तंत्र लिखिए, चाहे अंग लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है। आप किसे कहते हैं मादा जनन तंत्र, तो हम लोग एक भाषा में देख लिए, वन शॉट में देख ले, तो यहां पर लिख सकते हैं मादा शरीर के वैसा अंग जो जनन की क्रिया में भाग लेती है। अब कौन कौन सा हो गया, क्या देखिए, ध्यान सुने क्या लिखे डिफिनेशन, ध्यान देखिए। मादा शरीर के वैसा अंग जो जनन की क्रिया में भाग लेती है। अब अंग यहां पूछा गया, आपने यहां लिखा वैसा अंग, कौन सा अंग भैया, है ना, वैसा अंग। क्वेश्चन आ रहा है कौन सा अंग की आप बात कर रहे हैं, तो यहां पे लिखते हैं पहला आ गया अंडाशय, जो कि मादा की प्राथमिक अंग माना गया या तंत्र माना गया है, अंडाशय। दूसरा बात कर ले
तो उसकी कुछ सहायक नलिकाएं होंगे। अंडाशय के बाद जो है गर्भाशय आ गए, गर्भाशय हो गया। गर्भाशय के बाद जो आता है गर्भाशय कंटिन्यू, गर्भाशय ग्रीवा हो गया। गर्भाशय एक आता है जो गर्भाशय नीचे से गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भाशय ग्रीवा। यह जो कुछ है मेन भाग है। गर्भाशय के नीचे जो होता है योनि का भाग होता है, यह योनि का क्षेत्र होता है। क्या होता है? योनि का क्षेत्र, योनि का क्षेत्र। यह जो है मेन कुछ भाग है जो कि निषेचन क्रिया में भाग लेते हैं। यहां पर लिखिए जनन की क्रिया में भाग लेती है, जिसमें से प्रमुख है अंडाशय। अंडाशय में अंडक का निर्माण होता है। अंडाशय किसके निर्माण होता है? अंडक का निर्माण होता है। गर्भाशय में भ्रूण का निर्माण होगा, भ्रूण का निर्माण होता है, निर्माण होता है। और गर्भाशय ग्रीवा क्या है? जब प्रसव क्रिया लोग पढ़िएगा तो उसमें सबसे अहम भूमिका होती है गर्भाशय ग्रीवा की। ठीक है, अयोनि भाग, ये दोनों भाग जो प्रसव क्रिया भाग लेते हैं। हालांकि हम कह सकते हैं जब निषेचन क्रिया होती है तब इसमें जो दो मेन होते हैं, जिसमें कि अंडाशय सबसे प्रमुख होता है, जो हम कह सकते हैं स्त्री का प्राथमिक अंग है। इससे हम लोग कह सकते हैं क्या? स्त्री का प्राथमिक अंग, प्राथमिक अंग है। आप यदि इसे हम लोग की डिफिनेशन में देखें और अपनी भाषा देखें तो क्या कहते हैं एनसीईआरटी की लाइन? चलिए देखते हैं। जब हम अपनी एनसीईआरटी की लाइन से देखें, एनसीईआरटी अपने हिसाब से देखें, किसी टॉपिक को जब अपने हिसाब से पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में आसानी से वह याद हो जाता है। चलिए हम लोग लिखते हैं अंडाशय की परिभाषा। देखिए हम अंडाशय की परिभाषा लिख लिए, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ओवम। क्या कहते हैं? ओवम। अंडाशय की संख्या 2 होती है। यहां पर लिख लेंगे अंडाशय की संख्या 2 होती है। इसका कार्य अंडा का निर्माण करना, इससे 3 हार्मोन रिलीज होते हैं। रिलीज या निर्माण होते हैं, लिख लोगे निर्माण। इससे 3 हार्मोन निर्माण होते हैं। कौन कौन सा? चलिए हम देखते हैं। पहला हो गया एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। दूसरा हो गया प्रोजेस्टेरोन, और लास्ट 3 नंबर हो गया रिलैक्सिन, रिलैक्सिन। रिलैक्सिन सब में हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है, हार्मोन। चलिए हम लिख लिया हार्मोन। अब हम लोग समझेंगे कि तीनों हार्मोन का कार्य क्या होता है मादा के शरीर में। ये तीनों का डिफिनेशन की बात कर ले। ठीक है, ये 3 हार्मोन हमारे कहने का मतलब कि मादा के शरीर में निकलते। कहां से निकलते हैं? अंडाशय से। कहां से? अंडाशय से, जिसे हम इंग्लिश में ओवम कहते हैं। यह स्त्री का प्राथमिक अंग है। इसकी संख्या 2 होती है। इसका कार्य अंडा का निर्माण करना, तो ही निषेचन क्रिया संपन्न हो सकती है। इससे 3 हार्मोन रखते हैं। याद रखिए यह 3 हार्मोन का नाम आप अच्छी तरह अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि चैप्टर जब 3 पढ़िएगा यही चीज वहीं पर रिपीट होगा और वहां से एक डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन कार्य क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कार्य करते हैं, रिलैक्सिन कार्य क्या होता है। इस तीनों का कार्य एक ही है, अंडा को निर्माण या आगे बढ़ाने निषेचन क्रिया करने में सहायक करना। ठीक है, इतना बात समझिए। अब जो हम लोग देख लेते हैं अंडवाहिनी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अंडाशय के बाद आता है अंडवाहिनी। इतना तक आप लोग शायद तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर लीजिए। चलो स्टॉप कर।
चलो अभी हमने 3 हार्मोन को देख लिए, लेकिन 3 हार्मोन का स्त्री जनन तंत्र क्या क्या कार्य है उसको हम लोग देखते हैं। पहले हम लिख लेते हैं कि एस्ट्रोजन हार्मोन का कार्य क्या है। इसका कार्य है मासिक चक्र को नियंत्रित करता है। इसका कार्य मासिक चक्र को नियंत्रण करना। चलिए पहला समझ लिए कि जो स्त्रियों में मासिक चक्र है, एक युवावस्था के बाद शुरुआत हो जाए, किशोर अवस्था के बाद शुरुआत होती है, 11 से 14 वर्ष के उम्र जो आरंभ होती है मासिक चक्र, इसका एस्ट्रोजन हार्मोन काम है कि इसे मासिक चक्र को नियंत्रण करना। याद रहे हमेशा टॉपिक, और बार बता रहे तीनों हार्मोन का आप नाम याद रखिएगा, नहीं तो आप याद नहीं करेंगे चैप्टर 3 में भूल जाइएगा। चैप्टर 3 में उसी को डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा रखते हैं प्रोजेस्टेरोन। इसका कार्य लिख लेते हैं हम लोग। इसका कार्य स्तन विकास या गर्भधारण करने में सहायक होता है। हम लोग देख लिए कि इसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है, इससे कार्य की बात करें, स्तन विकास, जो महिलाओं में स्तन का विकास होता है यह काम करता है, और गर्भधारण जो होता है, इस दोनों में काम होता है कौन? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। आप देखते हैं रिलैक्सिन हार्मोन क्या होता है, इसका कार्य क्या है, आसान भाषा में पढ़े तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका कार्य प्रसव के समय होता है। प्रसव के समय होता है। क्या कहता है यह? प्रसव के समय होता है। इससे कार्य जैसे डिलीवरी हुआ उसे प्रसव कहते हैं। डिलीवरी हम लोग सब जानते हैं, लेकिन इंग्लिश शब्द हो गया और हिंदी में बात करें प्रसव कहते हैं। यह प्रसव के समय होता है। इसमें क्या होता है लिख देंगे। इसमें जो हम लोग याद कीजिए पढ़ाए थे गर्भाशय ग्रीवा, क्या यह गर्भाशय क्षेत्र, गर्भाशय ग्रीवा के मार्ग को चौड़ा कर देता है। तो क्या कहता है, ये क्या करता है रिलैक्सिन हार्मोन प्रसव की क्रिया के समय या जो गर्भाशय ग्रीवा हो गया उस मार्ग को क्या करता है, चौड़ा कर देगा, जिससे कारण नॉर्मल डिलीवरी हो। लेकिन आजकल के समय नॉर्मल डिलीवरी बहुत कम ही रह गया। सिजेरियन डिलीवरी जो होता है सबसे अधिक देखें, सिजेरियन करने का मतलब जो ऑपरेशन की सहायता से किया जाए, यह बहुत कम ही देखते हैं। लेकिन पहले के समय याद कीजिए वो समय क्या होगा जहां पर डॉक्टर नहीं बल्कि घर में ही नॉर्मल डिलीवरी हुआ करता था। तो पहले और आज के समय बहुत अंतर हो गया। पहले खान पीन उस समय हुआ करता था वैसा, लेकिन आज का बहुत से चेंज हो गया। आज का हम देखते हैं कि सिर्फ डॉक्टर पास जाते हैं, अधिकतर समय क्या होता है कि से नॉर्मल डिलीवरी ना होकर सिजेरियन डिलीवरी करते हैं। चलिए आगे हम देख लेंगे। एक तो देख लिया अंडाशय, अंडाशय में क्या क्या होता है या किसे कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेंगे फॉलोपियन ट्यूब, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अंडवाहिनी। चलिए हम लोग देखते हैं।